छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पे इलेक्शंस खत्म होने जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ 3 चरणों में वोट हुआ और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में इन 3 चरणों में जो वोटर टर्नआउट भी देखा गया काफी डिसेंट था। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य भी रहा जहां पे अच्छी वोटर टर्नआउट ऑब्जर्व किया गया पूरे भारत में, वरना वोटर टर्नआउट काफी चिंतनीय था पहले 2 फेजेस में। हम आज एक ओवरव्यू देंगे, हम हर एक फेज के खात्मे के बाद आपको एक ओवरव्यू देते हैं, लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ के इस पूरे लोकसभा इलेक्शंस का ओवरव्यू देंगे कि कौन से मुद्दे रहे खास इस बार और क्या अभी के एनालिसिस के हिसाब से कौन सी पार्टी इस बार पड़ रही है भारी। वैसे तो नो ब्रेनर है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस फाइट में है तो इस बार कितनी फाइट में कांग्रेस है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राम अवतार तिवारी जी। राम अवतार तिवारी जी हमारी मदद करेंगे इस पूरे एनालिसिस में, बताएंगे कि कौन से मुद्दे इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा भारी पड़े और एसटी सीटों पर भारी पड़े। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 11 सीट है, जिसमें से 6 कुल ऐसे सीट्स हैं जो अनरिजर्व्ड है, यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, और 4 ऐसे सीट्स हैं जो एसटी कोटा में आते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और एक ऐसी सीट है जांजगीर चांपा की जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, और इसीलिए जांजगीर चांपा की ये सीट एससी है। तो इसमें से अगर हम 2019 की बात करें तो ओवरऑल वोटर टर्नआउट 2019 का डिसेंट रहा, 71% आसपास अप्रोक्सीमेटली 2019 का वोटर टर्नआउट था, जिसमें बीजेपी को 51% वोट्स मिले थे और कांग्रेस को 10% कम 41% वोट्स मिले थे। और 2019 में हमने देखा था कि बीजेपी की सरकार स्टेट में न रहने के बावजूद 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। और अगर वही 2014 की बात करें, यानी कि उस साल की बात करें जिस साल मोदी पूरे देश में आए थे, उस साल मोदी वेव की वजह से 11 में से 10 सीट बीजेपी को मिली थी। और क्योंकि हम 2024 में हैं और ऐसी सरकार है, रूलिंग सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में बहुत ज्यादा अपेक्षा की जा रही है कि 11 की 11 स्वीप की जाएंगी। अगर 11 स्वीप नहीं भी हुई तो ज्यादा सीटों का नुकसान विष्णुदेव साय को नुकसान पहुंचा सकता है, जो अभी छत्तीसगढ़ के बीजेपी, रूलिंग बीजेपी के सीएम है। राम अवतार जी, पहला सवाल मेरे से आपका यही है कि इस बार जो वोटर टर्नआउट है अभी तक का, अगर हम देखें 5 बजे तक का, तो काफी अच्छा रहा। 67% अप्रॉक्स 66.87% रहा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 67% भी बोला जा सकता है। और ट्राइबल क्षेत्रों में, सरगुजा और रायगढ़ के ट्राइबल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अच्छी वोटिंग हुई है। दोनों एसटी सीट्स है, दोनों जगह बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। क्या लग रहा है वोटर टर्नआउट को देखकर, अगर आप बात करें तो वोटर टर्नआउट के बेसिस पे आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से इस बार वोटर, एक पैटर्न आपको क्या नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास को अगर 20 सालों को देखेंगे तो भाजपा को सफलता मिलती रही है। छत्तीसगढ़ आदिवासी पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र माना जाता है, उसके बावजूद भी इस राज्य में अन्य कई विकसित और बड़े शहरों की अपेक्षा यहाँ मतदान अच्छा हुआ है। यहाँ खासकर आदिवासी इलाकों में, बिहार इलाकों में अच्छा मतदान, ये अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ मौसम ने भी आज साथ दिया, इसलिए भी मतदान अपेक्षाकृत अच्छा हुआ है। अब रिजल्ट क्या आते हैं, कौन चुनावी प्रबंधन बेहतर तरीके से करके अपने मतदाता को निकालने में सफल हुआ है, किसका मैनेजमेंट अच्छा था, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो जमीनी स्तर पर प्रभावकारी रहे हैं, ये एक विषय सोचने का रहेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में यहाँ के मतदाता हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय विचारधारा से वो सोच रहे हैं। देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय विचारधारा के मतदाता यहाँ हैं, इसलिए यहाँ क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय प्रतिनिधि जैसा संकीर्ण बातें यहाँ उभर कर नहीं आ पाई, या उस तरह के क्षेत्रीय दल को प्रभाव नहीं बन पाया। तो अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में कि यहाँ ज्यादातर लोग धर्मवीरू हैं, तो ऐसे में धर्म एक बड़ा मुद्दा यहाँ रहा है। जी, राम, जी, भगवान राम का ननिहाल है। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आप क्योंकि मुद्दों पर जा रहे हैं, तो मुद्दे इस बार जो देखेंगे कि राम जो शहर में बहुत बड़ा मुद्दा था, राम, पीएम मोदी की तो वेव एक शहरों में तो जरूर देखने को मिली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल ऐसा नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र असली मुद्दों पर ही वोट कर रहे थे, वो ज्यादा बोल नहीं रहे थे कैमरे के आगे, लेकिन उनके मुद्दे बड़े अलग थे। आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कौन से मुद्दे थे महंगाई और बेरोजगारी के अलावा जो इस बार छत्तीसगढ़ में प्रभावी रहे? देख, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो मुद्दे दिए थे, हाँ। एमएसपी पहली बार लेंगे तो वो छत्तीसगढ़ में धान की कीमत इतना सरकारों ने दी है, उसके बाद ये बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया कि एमएसपी हम देंगे। हाँ।
आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो उस वर्ग को प्रभावित करने के लिए आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसीलिए 400 पार, जो भाजपा 400 पार का जो नारा दे रही थी, उसके में बताने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस कि 400 पार इसलिए आ रहे हैं कि आपकी आरक्षण खत्म कर देंगे। तो उन सीटों में आरक्षण मुद्दा था। दूसरा जो मुद्दा था कि महिलाओं के बड़े मतदाता है, छत्तीसगढ़ में महिलाएं मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि पिछली सरकार में खुद विष्णु साय की सरकार, भाजपा सरकार में ही महतारी वंदन लाए। उस महतारी वंदन ने क्लिक किया और भाजपा की सरकार आने में आसानी हो गई। इसीलिए उसी पैटर्न को लागू करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो हर महिला को 8,000 रुपया मिलेंगे, 1 लाख रुपया मिलेंगे, जो महालक्ष्मी योजना है उसके फॉर्म भराने की कोशिश लगभग कांग्रेस के उम्मीदवारों ने किया है। तो इसलिए प्रभावकारी मुद्दा महिलाएं रही है, आरक्षण मुद्दा रहा है, किसानों के जुड़े मुद्दे रहे हैं और बेरोजगारी मुद्दा रहा है। तो एक तरह से इस मुद्दे को वो कितना कारगर हुआ है, देखिए इसमें दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस अपने वोट 5% बढ़ जाए, इसीलिए ये मुद्दे जो उसके घोषणा पत्र में थे इसको प्रभावकारी तरीके से उठाया, जमीनी स्तर पर ले गए, अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच ले गए, वो किसी विवाद में पड़ने की कोशिश से बच रहे थे। उसी तरह देखेंगे कि यहाँ पर मोदी जी ने जो कहा वो एक राष्ट्रीय समाचार बना, खड़गे ने जी कहा जो राम और शिव वाला मुद्दा वो भी राष्ट्रीय स्तर बने। तो छत्तीसगढ़ में तमाम भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता आए, प्रभावी तरीके से भाषण दिया और अपना एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की, हम क्या करना चाहते हैं। उसके बीच वो कितना धरातल में पहुंच पाया है, कितने फॉलोअर उसको स्वीकार कर पाए। हालांकि अगर देखेंगे तो मोदी के जो फॉलोअर है उनकी संख्या ज्यादा है। मोदी की जो गारंटी है वो विधानसभा चुनाव में भी चला है। जब विधानसभा चुनाव में चल गया तो राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो रही है, तब जो है ये माना जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं पर फिर से बाजी मार सकती है, उसकी सीटें आ सकती हैं ज्यादा, अपेक्षाकृत ज्यादा, जैसे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी के आसपास फिर से जा सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आपने कहा कि मुद्दे इस बार इस तरह भी रहे कि एमएसपी, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आरक्षण का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। न्यूज चैनल्स में ही सही, लेकिन ये मुद्दा ग्राउंड पर भी काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है कि किस तरह से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये एक नैरेटिव लोगों के बीच में पहुंचाया कि बीजेपी 400 पार इसलिए मांग रही है ताकि संविधान को बदल सके। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है और लीडर्स भाजपा के आज भी डिफेंड करते हुए नजर आए कि किस तरह से संविधान को हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। तो ये जो एक एक्सप्लेनेशन भाजपा के नेताओं को देना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस सक्सेसफुल हो गई है ग्राउंड लेवल पर इस मुद्दे को पहुंचाने में कि संविधान बदला जा सकता है। देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी बोलना पड़ा कि हम आरक्षण नहीं बदलेंगे, आरक्षण की व्यवस्था को नहीं करेंगे। मोदी जी ने भी कहा और अमित शाह जी ने भी। तो सारे नेताओं को जो इस तरह का भ्रम फैलाया या इस तरह की अपनी बात को रखा और कार्यकर्ताओं के बीच ये मुद्दा बनाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल रही। तो इसीलिए जो उसका ट्रैक है उस ट्रैक में आके अपनी बात बोलना पड़ा। वो इसलिए बोलना पड़ा कि बड़े मतदाता हैं, बड़ा वर्ग जो छत्तीसगढ़ में है वह उस वर्ग को कहीं ना कहीं लुभाने की जो कोशिश है वो हर सभा सम्मेलनों में कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के नेता लगभग होने वाले रोज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस संविधान बदलने की बात, 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये एक उन्होंने जाल फैलाया, भ्रम फैलाया, बयान दी। तो इसलिए जो है एक वर्ग जो है जो जिन जैसा चांपा जांजगीर का इलाका है, बस्तर का इलाका है, अंबिकापुर का इलाका है, रायगढ़ का इलाका है, मैदानी इलाके छोड़कर गांव में वो ये बनाने की कोशिश की। अब ये इसका कितना उनका असर पड़ा है, कितने लोग स्वीकार कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।
कांग्रेस ने इस बार ये बात तो साफ है, छत्तीसगढ़ एक बीजेपी स्ट्रांग होल्ड स्टेट ही रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने प्रत्याशी अच्छे उतारे, काफी ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कास्ट पॉलिटिक्स काफी प्रोमिनेंट है, तो कास्ट पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी जो है बहुत चुन चुन के अच्छे उतारे। इसकी वजह से भी कांग्रेस काफी ज्यादा अच्छा फाइट दे पाई है। भले आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि सीट भले बीजेपी के पास आए, लेकिन कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत बढ़ा सकती है, और कांग्रेस ने फाइट जरूर अच्छी दी है, क्योंकि ये इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बीजेपी ने काफी जोर लगाते हुए नजर आए। बार बार बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार यहाँ पे रात गुजारना, और फिर अमित शाह आते हैं 2-3 बार। उसके बाद अगर कांग्रेस की देखें तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आते हैं, वो भी एक एक बार अपना भाषण देके निकल जाते हैं। बीजेपी ने ज्यादा जोर लगाया है, लेकिन कांग्रेस अच्छा फाइट दे रही है। तो वित्तीय संसाधनों से जूझते कांग्रेस, हाँ। लस्त पस्त संगठन, उसके बीच कांग्रेस ने यहाँ पर एक चर्चित चेहरे, मजबूत चेहरे को प्रत्याशी उतारने का और जाति समीकरण को साधते हुए उन्होंने प्रत्याशी उतारे। इसके कारण बहुत सारे जगहों में संघर्ष होता, फाइट होता दिखा है। अगर देश के हालातों को देखेंगे तो कांग्रेस कहीं कहीं कमजोर दिखती है। अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गढ़ है, उसके बीच कांग्रेस अपनी मुद्दों को लेकर, अपने चेहरों को लेकर, चर्चित चेहरों को लेकर उसके चुनाव लड़ा, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, शिव डहरिया जी हो, चाहे यादव जी हो, किसी को जो चेहरे हैं उन चेहरों के बदौलत वो जाके जनता के बीच प्रभाव बनाने की कोशिश की है। अब वो मतदाता का क्या रुख है, मतदाता उनको कैसा स्वीकार करती है कि नहीं कर पाती है, वो चीजों को समझने की जरूरत। इसीलिए छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जो भूपेश मंत्रिमंडल के लोग, कांग्रेस के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ऐसे लोग थे, इसलिए भाजपा ने भूपेश सरकार के कामकाज के, भ्रष्टाचार के मुद्दे, तमाम मुद्दों को उठाकर एक बार फिर से कोशिश की कि उस चेहरों को बदनुमा दाग बताया जाए, उन चेहरों को, गड़बड़ियों को उजागर किया जाए। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ में मुद्दा इसीलिए रहा क्योंकि जो भूपेश मंत्रिमंडल के मंत्री थे वो चुनाव में उतरे थे, उनके चर्चित चेहरे उतरे थे, उनके करीबी लोगों को उतारा गया। तो उसके पीछे जो है भाजपा लगातार उजागर करती रही कि ये महादेव को इन्होंने बढ़ावा दिया है, इन्होंने महतारी वंदन का जो पैसा बोलना था वो नहीं दिया, किसानों का एक पैसा, एक किस्त नहीं दिया। तो पिछली सरकार की गोबर खरीदी की गड़बड़ी हुई, इन तमाम मुद्दों को, शराब के घोटाले के मुद्दों को उन्होंने उठाया। कांग्रेस जो है लड़ाई लड़ती थी, उसमें भाजपा जो है राष्ट्रीय मुद्दे के अलावा छत्तीसगढ़ के भी मुद्दे, छत्तीसगढ़ की सरकार के मुद्दे थे, उसको विधानसभा के अलावा लोकसभा में भी उठाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि इनसे ये बेहतर तरीके से प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं, बेहतर तरीके से नेतृत्व तो नहीं दे सकते हैं, और वो जो सुशासन की भावना इनके अंदर नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये बातें पूरे चुनाव के दौरान भाजपा ने बताया है। बिल्कुल। कांग्रेस, जैसा कि राम अवतार तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए जो संगठन से जो स्ट्रेंथ आना चाहिए था, जो ताकत आनी चाहिए थी, रिसोर्सेज आने चाहिए थे, वो तो नहीं आए। इक्का दुक्का बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कैंपेन करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन जो मशीनरी और जो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का था वो नजर नहीं आया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने अपने भरोसे, अपने रिसोर्सेज पे ही इस बार चुनाव लड़ा है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी फाइट दी है। कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो रही थी इनिशियली कैंडिडेट्स फील्ड करने में, लेकिन जब फील्ड किए तो बहुत अच्छे कास्ट पॉलिटिक्स को बैलेंस आउट करते हुए, बहुत सोच समझकर, बीजेपी से ज्यादा सोच समझकर इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे। इसलिए छत्तीसगढ़ में पूरे भारत की अपेक्षा अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट देते हुए नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो सीट है इस बार भी 2004, 2009, 2014, 19 की अपेक्षा इस बार भी बीजेपी ही निकालती नजर आए, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काफी अच्छी फाइट दे रही है। मैं सुमी केवल पटेल आपसे विदा लेती हूं। अब नेक्स्ट एनालिसिस हम इस सीट पर सीट एनालिसिस लेकर आएंगे कि नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में क्या रहा। बारिश भी बढ़ रही है, मौसम ने अलग रुख फिर से ले लिया है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जौहर।